Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22। यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ डेजिग्नेटेड एज। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, क्या उसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है, क्या उसको टेक्नोलॉजी सोसाइटी कहा जाता है, मीडिएटेड सोसाइटी कहा जाता है, या फिर नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आपका पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है उसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरह डेजिग्नेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द इनिशियल एफर्ट्स फॉर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वॉज फॉर। जो शुरुआती प्रयास होते हैं इंटरनेट के लिए, वो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए वो किस पर वो क्या होते हैं या फिर किसके लिए होते हैं। ठीक है, तो जो शुरुआती प्रयास किए जाते हैं इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए वो आपके क्या कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, मिलिट्री पर्पसेस, पर्सनल इंटरेक्शन या फिर पॉलिटिकल कैंपेन। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिलिट्री पर्पसेस। Question number 3 is international communication within institutions done through। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही, वो किसके द्वारा होता है? क्या आपके लैंड के द्वारा होता है? ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपका है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, या फिर आपका वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, EVB या फिर MMS। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन अदर देन LAN, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स। अब जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो क्या देती है? शार्प पिक्चर्स देती है, इंडिविजुअल ऑडियो देती है, पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस देती है या फिर प्रीव्यू देती है न्यू फिल्म्स का। तो जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो हमें क्या देती है? पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस देती है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। इंडिया में जो सबसे पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई थी वो कहाँ आई थी? क्या आपके आंध्र प्रदेश में आई थी, महाराष्ट्र में आई थी, उत्तर प्रदेश में आई थी या फिर तमिलनाडु में आई थी? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु। Next question number 6 is arrange the following books in chronological order in which they appeared, use the code given below। अब आपको इनको chronological order में लिखना है जिस तरह से ये appear हुई थी और फिर आपको कोड के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर देना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको बुक्स दी हैं लिमिट्स टू ग्रोथ, साइलेंट स्प्रिंग, आर कॉमन फ्यूचर एंड रिसोर्सफुल अर्थ। अब यहाँ पर इनको हमें chronological order में लगाना है। तो जो सबसे पहले हमारी बुक आई दैट इज साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद जो बुक आई हमारी दैट इज लिमिट्स टू ग्रोथ। नेक्स्ट अ कॉमन फ्यूचर एंड द लास्ट रिसोर्सफुल अर्थ। तो अब आप जल्दी से कोड बना लीजिए क्या रहने वाला है। तो कोड जो है आपका दैट इज सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये है कोड, मैच कर लेंगे कहाँ देखने को मिलेगा। एंड इट इज़ हेयर सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर सी एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 7 is which one of the following continents is at a greater risk of desertification। अब इनमें आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, और आपसे पूछा है
कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो बिल्कुल डेजर्टिफिकेशन की कगार पे है, इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये अब इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ये डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, वहाँ डेजर्ट्स में क्या होता है, आपकी वाटर की स्कार्सिटी रहती है एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, विमेन आर क्लोजर टू नेचर। वन मोर थिंग, वाटर की स्कार्सिटी रहने के साथ साथ वहाँ पर वेजिटेशन कम होती है, वहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज़ कम होते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे को इसेंशियल फूड फॉडर की या फिर टिम्बर वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो वहाँ पर लाइफ होती है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल कह सकते हैं हम उसको, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, इजी लाइफ नहीं होता, सर्वाइवल इजी नहीं रहता वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विमेन आर क्लोजर टू नेचर दैन मैन। यहाँ पर बोला है कि जो फीमेल्स होती हैं वो मैन के यानी कि मेल के कंपैरिजन में नेचर के ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो ये पर्सपेक्टिव किस तरह का है, रियलिस्ट है, इसेंशियलिस्ट है, फेमिनिस्ट है, या फिर डीप इकोलॉजी है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इसेंशियलिस्ट। Next question number 9 is which one of the following is not a matter a global concern in the removal of tropical forest। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन ऑप्शंस जो आपको प्रोवाइडेड हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा एक मैटर नहीं है ग्लोबल कंसर्न का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के रिमूवल में। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं कि देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द केमिकल्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब यहाँ पर इनकी एबिलिटी जो कि केमिकल्स को ऑब्जर्व करती है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपके ओजोन लेयर के डिप्लीशन में। देयर रोल इन मेंटेनिंग दी ऑक्सीजन एंड कार्बन बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो अगर हम बात करें आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तो बिल्कुल सही बात है, ये आपके क्या करते हैं, ये एक रोल प्ले करते हैं किसमें, ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के में अर्थ के लिए। ठीक है, अर्थ पर। देयर एबिलिटी टू रेगुलेट सरफेस, बिल्कुल ये रेगुलेट करते हैं आपका सरफेस और एयर टेम्परेचर को, मॉइस्चर कंटेंट को एंड रिफ्लेक्टिविटी को। फिर नेक्स्ट है आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, यस ये हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है हमारे प्लेनेट में यहाँ पर बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, हमें गलत बताना है एंड इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बात आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं, केमिकल्स को एब्जॉर्व करते हैं जिससे कि क्या होता है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके CFCs वगैरह, CFCs की वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, आपके एरोजल्स हो गए, हैलोजेंस हो गई, हैलोजन गैसेस हो गई, तो वहाँ उनके एमिशन की वजह से जो है वो आपका ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। और ओजोन डिप्लीशन जो है वो हमारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेडिएशंस को अर्थ तक आने से रोकता है। तो यहाँ पर आप जैसे ओजोन लेयर में जब ये केमिकल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, चाहे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर नहीं भी देखते हैं तब भी ये सेंस ही गलत है, ये लाइन ही गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे यहाँ पर रॉन्ग वाला पूछा था। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पूछा है कि जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंड यानी कि फैली हुई, ठीक है, या तो सबसे ज़्यादा फैली हुई कौन, या फैली हुई का मतलब यहाँ पर है कि अच्छी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी अप्रोच जो है वो यहाँ पर किसको माना जाएगा, जो कि आपकी मैन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन को जो है वो एड्रेस कर रही, बता रही है। तो यहाँ पर है आपके नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन अप्रोच आप अच्छा मानेंगे, अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को, रूरल एग्रीकल्चर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच एंड द वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच, ऑप्शन नंबर डी। Next move towards our next question and it is the major source of the pollutant gas carbon monoxide in urban areas। अब यहाँ पर पूछा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ये जो आपका CO है, इसका जो एमिशन होता है हमारे अर्बन एरियाज़ में वो किसकी वजह से होता है। तो बेसिकली देखिए मैं आपको
काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि ये जो हमारे CO का एमिशन होता है वो किस वजह से होता है, तो वो आपके इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है फॉसिल फ्यूल्स का, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आ एनवायरनमेंट। ओके, सो यहाँ पर पूछा है सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। तो आप देखिए फॉसिल फ्यूल का कंबशन जहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा वहाँ हो रहा होगा। अब कहाँ होता है, थर्मल पावर सेक्टर्स में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या फिर डोमेस्टिक सेक्टर्स। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यहाँ से आपका क्या है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हम कहाँ यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपका क्या, आपकी CNG यूज़ हो रही है, आपका पेट्रोल यूज़ हो रहा है। तो जब इनका ही यही क्या है हमारे फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, ठीक है, तो जब इनका जो हमारा कंबशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन अ फ्यूल सेल ड्राइवन व्हीकल। अब ऐसी व्हीकल्स जो मतलब जिसमें फ्यूल सेल यूज़ होता है, तो द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो किसके कंबशन से जो है वो यहाँ पर यू ऑब्टेन होती है, आपके मीथेन से, हाइड्रोजन, LPG या फिर CNG। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो आपका LPG हो गया ये आपकी क्या है, ये आपके गैस सिलेंडर्स में यूज़ होती है। और यहाँ हमसे बात हो रही है व्हीकल्स की, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। और CNG को तो हम व्हीकल में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन तो ये नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल्स हैज़ बीन डिसबैंडेड इन 2013। अब इनमें से कौन सी काउंसिल है जिसको 2013 में डिसबैंड कर दिया गया था? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, एंड द नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप देख रहे हैं NCTE अभी भी चल रहा है क्योंकि ये आपके कोर्सेज करा रहा है लाइक DLED एंड ऑल, ठीक है। अब NCERT की बुक्स आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो NCERT भी आपका है और ये NAAC भी आपका ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC है इसका जो है डिस्कशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। Next is which of the following statements are correct about the National Assessment and Accreditation Council। अब नेशनल असेसमेंट और अक्रेडिटेशन काउंसिल के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी कि ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, या फिर इट इज टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसिंग एंड अक्रेडिटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली में लोकेटेड है, या फिर इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट जो है वो चूज़ करना है। एंड द करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपकी पहली बात तो यही कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि ये इट इज़ टास्क, ये टास्क करा जाता है सेस और अक्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो कि आपके हायर एजुकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड कोड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। Next words are let's move towards our next question, and it is the power of the Supreme Court of India to decide disputes between two or more states falls under its। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कि जो कह सकते हैं शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की, जो कि आपके दो और दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट जो और कन्फ्लिक्ट रहता है वो किसके अंडर आता है? आपका एडवाइजरी jurisdiction, appellate jurisdiction and original jurisdiction and the writ jurisdiction। and the correct answer for this question is option number C, that is original jurisdiction। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 says that which of the following statements are correct। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? सो देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। क्या हमारे इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर 2 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। 1 यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट, एक यूनियन टेरिटरी के पास हाई कोर्ट है। एंड 1 यूनियन टेरिटरी इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, और एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो कि 2 स्टेट्स की कैपिटल है। अब आपको करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से चूज़ करना है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़
ऑल जो आपकी स्टेट अगर हम बात करें तो यस 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे इंडिया में। 2 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2013 का है, तो ये हम उसके अकॉर्डिंग आंसर बता रहे हैं, ठीक है। अगर अभी आता है तो अब आपकी 7 नहीं रही हैं, ठीक है। तो 1 यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट, यस, एंड 1 यूनियन टेरिटरी इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, बिल्कुल। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 3 एंड 4। ये मैं आपको 2013 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। डेटा को आप इंटरप्रेट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और दूसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनको इंडिया के प्रेसिडेंट्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या फिर जो कमीशंस होती हैं वो इम्पोज करती हैं पेनाल्टी को अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25,000 एंड इट कैन पनिश एन एरेंट ऑफिसर। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, 2 एंड 3। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंड जो मैक्सिमम पेनल्टी रहती है दैट इज 25,000 एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर सी। Next question is who among the following conducted the CNN, IBN, The Hindu 2013 election tracker survey across 267 constituencies in 18 states? The Center for the Study of Developing Societies, Association for Democratic Reform, CNN, IBN and The Hindu. And the correct answer for this question is option number A. That is the Center for the Study of Developing Society, CSDS. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इन सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज। अब एक कोड है जहाँ पर कि टीचर को इस तरह से लिखा जाता है, तो चिल्ड्रन को किस तरह से लिखा जाएगा। आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, टी के बाद आपका यू गायब हो रहा है, वी आ रहा है, जी यानी कि ई के बाद आपका एफ गायब हो रहा है, जी आ रहा है, ए के बाद आपका बी गायब हो रहा है, सी आ रहा है। यानी कि आपको क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट का यहाँ पर अल्फ़ाबेट को मिस करके और आगे वाले अल्फ़ाबेट को लिखना है। तो अब आप देख लीजिए सी की बात हो रही है तो डी मिस हो जाएगा, ई आएगा। अब यहाँ पे आप इसको ऑप्शन को कट कर दीजिए, इस ऑप्शन को कट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका एच, अब आई और जे। अब देख लीजिए जे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, एंड इट्स करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू इंटरप्रीट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज अ पर्सन हैज़ टू बाय बोथ एप्पल्स एंड मैंगोज। अब एक पर्सन है जिसको एप्पल्स भी लेने हैं और साथ ही साथ उसको मैंगोज भी लेने हैं, ठीक है। कॉस्ट जो है एक एप्पल की वो 7 रुपीज़ आपको प्रोवाइडेड है, और जो एक मैंगो की कॉस्ट है दैट इज़ ₹5। अगर किसी भी पर्सन के पास 38 रुपीज़ हैं तो वो कितने एप्पल्स खरीदेगा, कितने एप्पल्स वो खरीद सकता है। तो देखिए अब हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें बता दिया कि उसके पास टोटल, किसी भी पर्सन के पास टोटल अमाउंट कितना है, 38 है, एप्पल की कॉस्ट 7 है, मैंगो की कॉस्ट 5 है, और उसको दोनों ही चीज़ें खरीदनी है, एप्पल एंड मैंगो। ये गिवन है आपके लिए, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स जितने की वो आपके खरीदेगा उनको आप कैसे निकालोगे। अब आप यहाँ से देख लीजिए, अगर आपके पास 38 रुपीज़ हैं और एक एप्पल जो है वो 7 रुपीज़ का है, अब जब आप एप्पल्स ही ले रहे हो तो जब आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे 38 डिवाइडेड बाय 7। जब आप 38 को 7 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आएगा 5.42, यानी कि कह सकते हैं कि 5 एप्पल्स जो है वो इतने प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपका मतलब एक निश्चित अमाउंट नहीं बता रहा है कि लगभग 5 एप्पल जो है वो खरीदेगा। लेकिन अब ये 5 एप्पल लेने के बाद तो उसके पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा और उसको मैंगो भी खरीदने हैं। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से आपके 5 एप्पल ना खरीद के कितने एप्पल खरीदेगा, 4 एप्पल्स खरीदेगा। अब आप इन 4 एप्पल्स की वो लिख सकते हैं, क्या रहेगा प्राइस, 7 4 जा 28, यानी कि 28 रुपीज़ में कितने एप्पल्स खरीद लिए उसने, 4 एप्पल्स खरीद लिए। अब उसके पास कितने पैसे बचते हैं, 38 में से 28 का उसने एप्पल ले लिया, 10 रुपीज़ उसके पास बच रहे हैं। अब आपको पता है मैंगो का जो कॉस्ट है वो ₹5 है, यानी कि अगर वो 2 मैंगोज़ लेता है
तो हो जाएगा ना उसका 5 इंटू 2 दैट इज़ 10, यानी कि कितने मैंगोज लेगा, 2 मैंगोज लेगा एंड 4 एप्पल्स वो ले रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ईजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड लगाना था, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना था। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ बोला है कि एक मैन है वो एक लेडी की तरफ पॉइंट आउट करके कह रहा है कि द सन ऑफ हर, कि जो इनका बेटा है, जो इनका बेटा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, जो इनके अकेले भाई का बेटा है, जो इनके अकेले भाई का बेटा है, वो मेरी वाइफ का भाई है। ठीक है, तो कौन मेरी वाइफ का भाई कौन है, इनका बेटा है। ठीक है, यानी कि वो आपसे पूछ ले कि जो लेडी है वो उस मैन से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए जो मैन है वो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाइफ का हस्बैंड होगा। ठीक है, तो वो मैन हस्बैंड हो गया वाइफ का। नेक्स्ट जो वाइफ है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। अब जो अब यहाँ पर लेडी की बात हो रही है कि इस लेडी से इस हस्बैंड का क्या कनेक्शन है। अब ये जो लेडी है, इसका जो अकेला भाई है, उसका जो बेटा है, उसका जो अकेला बेटा है वो मेरी वाइफ का भाई है, यानी कि इनका भाई है वो। तो क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है यहाँ पर कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है, तो यानी कि ये जो मैन है इसकी वाइफ की कौन है, वो लेडी बुआ है। तो आप कह सकते हैं कि इनके ससुर की कौन है, सिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज इन दिस सीरीज 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 3 8 6 2 2 7 1 4 1 3 5 एंड 8 6। तो यहाँ पर कितने सक्सेसिव नंबर्स का पेयर बन सकता है जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। अब आप जब इन पेयर्स को बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो यही बन जाएगा आपका 64, डिफरेंस है 2 का, 6 + 2 4। नेक्स्ट आपका जो बनेगा दैट इज यहाँ पे देखिए, अब 1 2 में तो आपका एक ही डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, रहने दीजिए। 7 4 के बीच में भी 3 का आ रहा है, लेकिन ये 4 2 के बीच में अगेन जो है वो आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये पेयर बन गया। नेक्स्ट जो पेयर बन रहा है आपका दैट इज, अब ये नहीं बन रहा, अब ये बन रहा है 53, 5 + 3 8 6, बिल्कुल 6 2 नहीं, 2 7 नहीं, 1 4 नहीं, 1 3 यस, 5 8 नहीं एंड 8 6। एक बार हमने कर ही लिया। तो कितने बने आपके 1 2 3 4 5। तो कितने पेयर्स बने, सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस 2 है, 5 पेयर्स बने एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 65। जो मीन मार्क हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं किसी भी एक क्लास के 14 स्टूडेंट्स के द्वारा, वो 65 है। जो मीन मार्क है हाफ ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि 40 स्टूडेंट थे तो 20 स्टूडेंट का जो मीन मार्क है वो 45 है। तो जो मीन मार्क रहेगा रिमेनिंग स्टूडेंट्स का वो क्या रहेगा। तो देखिए बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, अगर हम इसको कम्प्लीटली करेंगे तो हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं कि जो एवरेज रहता है अनदर हाफ का, ठीक है, जिस तरह से हम कर सकते हैं रिमेनिंग वालों का, तो वो क्या रहता है आपका, वो इज इक्वल्स टू होता है एवरेज प्लस माइनस एवरेज ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, जो डिफरेंस का एवरेज होता है उसको प्लस माइनस करते हैं हम एवरेज से, तब हम बचे हुए चीज़ों का एवरेज जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा दैट इज़ एवरेज ऑफ डिफरेंस जो बनेगा, उस एवरेज ऑफ डिफरेंस निकालेंगे ना हम सबसे पहले। तो एवरेज ऑफ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दैट इज़ 20 × 65 - 45। ये 65 - 45 ये आया, और ये 20 आप सोचो कहाँ से आया, तो ये हाफ ऑफ दी स्टूडेंट से आया, 40 का हाफ। ठीक है, 45
एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, अब 20 आंसर आपका आ गया, यानी कि आप जब एवरेज आप बताएंगे बचे हुए का, तो एवरेज क्या है आपका 65 है और डिफरेंस कितना निकल आया 20 निकल आया, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज अनिल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। अनिल जो है वो कह सकते हैं कि दोगुना है सुनीता से, एंड 3 years अगो 3 साल पहले अगर वो 3 times ओल्ड था सुनीता से, तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है अनिल की। तो अब सबसे पहले हमें देखना है क्या हमें दे रखा है। तो हमें अनिल की एज बताई है कि क्या है आपकी 2 into सुनीता एज, यानी कि सुनीता की जितनी एज है उससे क्या है दोगुनी है। 3 years पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनिल की एज क्या थी, अनिल की एज जो थी वो 3 into सुनीता एज थी। ठीक है, अब हम कैलकुलेशंस को देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो सुनीता की एज है वह है आपकी x। अब अनिल की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो अनिल की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी 2x। 3 साल पहले जो अनिल की एज रही होगी वो क्या होगी आपकी 3 into x minus 3, यही होगी ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो अनिल की जो एज होगी 3 years पहले वो होगी आपकी 2x minus 3। और जब आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे 2x minus 3 इज इक्वल्स टू 3x और x minus 3। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x minus 3 इज इक्वल्स टू 3x minus 9 एंड 3x minus 2x इज इक्वल्स टू 9 minus 3। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, दैट इज 6 years। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू पता चल गई है और आपको x की वैल्यू जब पता चली कि आपकी 16 years है 6 years है, तो अब आपको बताना है कि जो अनिल की प्रेजेंट एज है वो क्या है। तो अनिल की जो प्रेजेंट एज होगी दैट इज़ 2 into 6 दैट इज़ 12 years, क्योंकि तो सुनीता की एज की डबल थी और सुनीता की एज को हमने x माना था, उसकी दोगुनी थी अनिल की एज, तो 2 into 6 हो जाएगा एंड इट इज़ 12। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। अब इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क है, Amazon.com, eWay, Gmail.com या फिर ट्विटर। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ट्विटर। ये आपका सोशल नेटवर्क है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे कैंपेन्स जो होते हैं रिगार्ड अगेंस्ट पॉलिटिक्स या फिर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट या किसी भी चीज़ के फेवर में, तो वो आपके ट्विटर पर ही चलते हैं, तो ट्विटर अभियान के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर वाइल द करस्पॉन्डिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन को पैरामीटर कहा जाता है, तो फिर सैम्पल इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाएगा, एंड सैम्पल इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। So that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.